जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार बीरू जी के जिस ऑफिशियल पर। प्यारे साथियों जी, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जो 23/12/2022 को शिफ्ट 1 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी ये बिहार एसएससी सीजीएल थ्री में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को देखने वाले हैं, और ये प्रारंभिक परीक्षा का है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुख्य परीक्षा का देखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करनी है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको यही मिलेगा देखने को कि कहाँ से कौन सा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न देखेंगे उसका डिटेल प्रश्न मतलब देखेंगे कि डिटेल जो है के साथ देखेंगे, जिससे आपका याद करने में आसानी हो जाए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर, मजे तरीके से जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। तो कवक तथा जो है शैवाल के मध्य जो सहजीविता कहलाती है वो कहलाती है लाइकेन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। शैवाल तथा कवक के मध्य जो है सहजीविता लाइकेन कहलाती है। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। लाइकेन जो है निम्न श्रेणी की एक छोटी सी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो कहा जाता है कि कवक शैवाल के लिए जो है पोषक तत्वों और पानी को अवशोषित करता है और बदले में शैवाल से भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या था। तो ये थी 4.5%, ऑप्शन बी। ये 2022 के निर्धारित के अनुसार पूछा रहा, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात 4.5% है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नगद आरक्षित अनुपात कुल जमा का एक विशिष्ट भाग है जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास आरक्षित रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है। तो दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम जो है टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण क्या है, उच्च पर्वतों का अभाव, ऑप्शन बी। दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण उच्च पर्वतों का अभाव है। इसीलिए समताप रेखाएं महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों की ओर अधिक नियमित रहती है। दक्षिण गोलार्ध में जल का विशाल विस्तार विद्यमान है, इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाएं नियमित और व्यापक रूप से फैली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो भारत की कौन सी संस्था जो है भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी राइट आंसर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह देश में सांख्यिकी प्रणाली के नियोजित विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और इस संगठन का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है स्थित है। भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालोबिस को माना जाता है, ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपसे 13 नंबर, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। भगत सिंह का जन्म जो हुआ था बंगा गांव में हुआ था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को वर्तमान पंजाब पाकिस्तान के लालपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। इनके जन्म के समय पिता किशन सिंह और चाचा अजित सिंह जेल में थे। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर चलने वाले भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव एवं राजगुरु को असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी, तो ये याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि भारत में जो हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। एंड भारत में इस क्रांति की शुरुआत जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों के प्राथमिकता दी गई। एम.एस. स्वामीनाथन का निधन जो है 28 सितंबर 2023 को 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, तो याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड एम्हर्स्टन, ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एम्हर्स्टन था। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान बर्मा के लोग अपने पड़ोसियों के प्रति एक विस्तारवादी नीति अपनाने लगे, जिसके फलस्वरूप आता उनका ब्रिटिश भारत के साथ संघर्ष शुरू हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाई जाती है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के पूर्व महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का पहली बार आयोजन जो है 2012 इसमें किया गया। और राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 की थीम थी खेल समावेशी और फिट समाज के लिए एक संबल, तो ध्यान देनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे डट्टन, ऑप्शन बी राइट आंसर।
भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी भूवैज्ञानिक डट्टन ने 1889 में किया। पृथ्वी की भूपट्टी के सतह उच्चावच के रूप में स्थित पर्वतों, पठारों और समुद्रों के भार के अनुसार भूपट्टी के नीचे स्थित नीचों की चट्टानों की जो है ऊपर संतुलन बनाए रखने के लिए अवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, तो बिहार राजस्व घाटा राज्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार जो है बिहार राजस्व घाटा राज्य है। 2021-22 में बजट स्तर पर अनुमानित जीएसडीपी के 1.21% के राजस्व अधिवेशन की तुलना में राज्य को जीएसडीपी के 5.48% के राजस्व घाटे का निरीक्षण करने का अनुमान है। 2022-23 में राज्यों को जो है 4,748 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान है, जो कि इसके जीएसडीपी का 0.64% है। यदि आप किसी भी टीचर का बुक या फिर किसी भी टीचर का नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको जो है 94 30 53 48 79 पर व्हाट्सएप मैसेज करनी है। आपको एक बुक का जो पीडीएफ मिलेंगे वो आपको एक बुक का जो पीडीएफ मिलेगा वो 21 रुपया में मिलेगा। यानी कि एक जो है बुक का पीडीएफ या नोट्स का जो है लेते हैं पीडीएफ तो 21 रुपया में जो है देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 3 से 4 5 6 बुक का या नोट्स का पीडीएफ लेते हैं तो आपको कम करके दे दिया जाएगा, लेकिन एक बुक का पीडीएफ लेने पर आपको 21 रुपया पड़ेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी जो है टीचर या जो है बोल सकते हैं का बुक हो या फिर नोट्स हो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति को रहा है या नहीं पर विचार करने पर एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? तो ये किया जाता है अधीनस्थ विधायन समिति। ऑप्शन ए राइट आंसर। यही अगर बात करते हैं तो कहा जाता है विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने पर प्रतिवेदन देने के लिए अधीनस्थ विधायन संसदीय समिति का गठन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो ये है विनोद शर्मा। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये 2022 के अनुसार है, तो ध्यान से देखिएगा करंट अफेयर्स प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं जो। यही बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए विजेता गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था और प्रोफेसर विनोद शर्मा को उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। पुरस्कार की घोषणा प्रति वर्ष 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर की जाती है। इस पुरस्कार में चयनित संस्था को 51 लाख रुपया नगद और एक प्रमाण पत्र तथा व्यक्तिगत मामले में 5 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ध्यातव्य की है कि ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम दोनों को आपदा प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट यही पूछा गया था, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? तो कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच जो प्रकार के बंध होते हैं वो है 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच 1 सिग्मा 2 पाई बंध है। आयनी बंध में एक प्रकार का रासायनिक बंध होता है जिसमें 2 विपरीत आवेशित आयन बनते हैं और वे स्थित वैद्युत बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे विद्युत संयोजी आबंध भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देनी है और याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सा शब्द अन्य शब्द से संबंध नहीं रखता है? तो इनमें से कौन हो जाएगा? महाधमनी। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो ये आपको ध्यान देनी है, क्योंकि बात करते हैं विकल्प डी सही उत्तर है, क्योंकि हृदय, यकृत और आमाशय जो है ये मानव अंग है, जबकि महाधमनी क्या? रक्त प्रवाह नली है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण 7 प्रकार का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। यही अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। तो याद रखनी है, यह एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिलों में शुरू हुआ। यह टीकाकरण 7 जो है रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है और ये 7 रोग कौन कौन है? तपेदिक, पोलियो, माइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, परटिटिस, टेटनस और खसरा। तो ऑप्शन में दिया जाएगा इनमें से कौन जो है 7 प्रकार का टीकाकरण में नहीं आता है रोग। तो ये आपको ध्यान देना है, इसलिए आपको 7 प्रकार का जो टीकाकरण का रोग है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, वह सवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वो है कौन सी? क्लोरेला। ऑप्शन ई राइट आंसर। क्लोरेला जो है सवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। क्लोरेला हरा सवाल है जिसमें लगभग 51 से 58% प्रोटीन होता है। इसमें विटामिन, पिगमेंट और फैटी एसिड की पर्याप्त मात्रा भी होती है। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है तो ये दिया जाता है साहित्य अकादमी द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर।
भाषा सम्मान पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार संबंधित भाषाओं के प्रचार, आधुनिकीकरण या संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। भाषा सम्मान पुरस्कार एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के वितरण का प्रारंभ साहित्य अकादमी द्वारा 1996 में किया गया था। इस अकादमी ने जो है मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति, ऑप्शन ए राइट आंसर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के तहत करता है। एंड यही बात करते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श करता है। किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो ये क्या था? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन ए राइट आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। एंड यही पे बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार एसएससी के ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है। मानवाधिकार आयोग के बारे में 100% प्रश्न पूछा जाता है। एंड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यह आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्य तथा 4 अन्य पदेन सदस्य भी इसमें होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहीं पढ़ी, ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड बनाने में जो है साइक्रोमाइसिस सेरेबिसिस का उपयोग जो है किया जाता है। तो ब्रेड बनाने में जो है साइक्रोमाइसिस बोल सकते हैं सेरेबिसी उपयोग किया जाता है। एंड बियर, ब्रेड और वाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले खमीर के उपभेद खमीर की प्रजातियों से प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें साइक्रोमाइसिस सेरेबिस कहा जाता है। यह किण्वन के लिए जिम्मेदार है जो बियर को मादक बनाता है और आटे की एक गांठ से रोटी बनाने में ये मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण की ट्रिब्यूनल जोड़े गए हैं? तो कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 का, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा न्यायाधिकरण की ट्रिब्यूनल जोड़े गए। ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक निकाय है जिनकी स्थापना कानून के तहत उस कानून या प्रशासनिक कानून के अंतर्गत मामले से उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने के लिए आमतौर पर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था प्रकाश ग्राही कोशिकाएं जैसे शलाका तथा शंकु उपस्थित होते हैं। तो ये रेटिना में, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रकाश ग्राही कोशिकाएं जैसे शलाका तथा शंकु रेटिना में उपस्थित होती है। शलाका बहुत कम प्रकाश स्तर पर काम करती है जबकि शंकुओं को बहुत अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पूछा गया था भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 71, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों की जांच और फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। यही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में जो है ये किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसी भी कारण से उसे चुनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बीच किसी भी रिक्ति के अस्तित्व के आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था निम्न में जो है कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? तो प्रतिरोधकता की इनमें से इकाई कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी ओम मीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है। एक पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। एक चालक का वह गुण जो उनके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है और पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र होता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये किया गया था 2015 में, ऑप्शन डी राइट आंसर। यही बात करते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के द्वारा बेटियों के प्रति समाज में होने वाले नकारात्मक रवैया के प्रति जागरूकता फैलाना तथा शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना था। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पूछा गया था किस अवधि को योजनावकाश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1966 से 69 को योजना अवकाश कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत में 1966 से 69 की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। योजना अवकाश का मुख्य कारण 1962 का चीन भारत युद्ध था तथा 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध था। इस दौरान देश में जो है संसाधनों की कमी थी और महंगाई अत्यधिक थी। इस अवधि के दौरान जो है 3 वार्षिक योजना तैयार की गई थी, याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे अनुच्छेद 39A का प्रावधान करता है। तो ये करता है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी कि कानून सहायता। अनुच्छेद 39A में समान न्याय तथा निःशुल्क कानून सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को निर्देशित किया जाता है कि वह इस बात का प्रतिपादन करेगा कि कानून का तंत्र का संचालन इस प्रकार से हो कि सभी समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या किसी अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता अवस्था इनकी व्यवस्था हो। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो यह था हर्यक वंश जो है राजवंश का, ऑप्शन डी राइट आंसर। बिंबिसार हर्यक राजवंश का शासक था। यह मगध पर शासन करने वाला तीसरा जो है राजवंश था।
हर्यक राजवंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा प्रघोत वंश के अंतिम शासक महाराजा वर्धन की हत्या करने के बाद की गई थी। एंड बिंबिसार महावीर और बुद्ध दोनों के ये समकालीन थे। नेक्स्ट, प्रकाशित तंतु में प्रकाश का संचालन जो है किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो ये है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रकाशित तंतु इनकी ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश का संचार पूर्ण जो है आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत के अनुसार होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। एंड आयन कोण का मान बढ़ने पर जो है अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तो याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, लेकिन विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जो कि आप फिगर में भी देख सकते हैं कि जब अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपतित किरण है जो जा रही है, अपवर्तित किरण है। यानी कहने का मतलब हो गया ये सघन माध्यम ऊपर है और नीचे विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब हो गया, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगा, इनके ऐसे चला जाएगा, ठीक है, एक तरह से। लेकिन यहीं विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता तो ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब जो है ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित जो है प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो ये होती है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ऑप्शन ए राइट आंसर। भूमध्य सागरीय प्रदेश में मुख्यतः शीत ऋतु वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु को गर्म समशीतोष्ण या पश्चिमी सीमांत जलवायु या गर्म समशीतोष्ण पश्चिमी तट जलवायु के रूप में भी जाना जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रायः विश्व का फलोद्यान भूमि भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 11 नंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर। 11 नंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को समर्पित है। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षा के अधिकार और शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना है। वैधानिक रूप से इस दिवस का प्रारंभ 11 नवंबर 2008 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट, कॉटरेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है? धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। ऑप्शन ए राइट आंसर। धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में कॉटरेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। यह मूल रूप से बहने वाली औद्योगिक अवशिष्ट गैसें से धुएं और धूल जैसे सूक्ष्म कणों को हटा देता है। इसका आविष्कार फ्रेडरिक गॉर्डन कॉटरेल के जो है वायु प्रदूषण को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR में जो है वृद्धि के लिए घोषणा का अर्थ होता है। तो ये होती है आरबीआई के पास उधार देने के लिए धन कम होना, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। बात करते हैं तो आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात CRR में जो है वृद्धि के लिए घोषणा का अर्थ वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन का कम होगा। बैंक की कुल जमा राशि के मुकाबले रिजर्व में रखे जाने वाले नगदगी के प्रतिशत को नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, शिंजो आबे के प्रसिद्ध नेता थे। तो ये है जापान के जो है शिंजो आबे एक प्रसिद्ध नेता थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। शिंजो आबे जापान के प्रसिद्ध नेता थे। शिंजो आबे ने 2006 से 2007 तक और फिर 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले जापानी प्रधानमंत्री थे। और 8 जुलाई 2022 ईस्वी को उनका हत्या कर दी गई। नेक्स्ट, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। तो ये होते हैं का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। मतलब कहने का हुआ कि ग्राम स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो है राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। एंड ये बात करते हैं तो अनुच्छेद 243 के सी में जो है 5 निम्न के माध्यम को जो है परिभाषित करता है। पहला, एक ग्राम जो है स्तर पर पंचायत का चुनाव उस तरीके से किया जाएगा जैसा कि राज्य का विधानमंडल जो है कानून द्वारा प्रदान किया गया हो। दूसरा, मध्यवर्ती स्तर पर या जिला स्तर पर एक पंचायत निर्वाचन जो है निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उनके बीच में जो है से निर्वाचित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो ये है एशियाई हाथी के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी का एक प्राकृतिक आवास है। यह हिमालय की शिवालिक श्रेणी में उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार में स्थित है तथा 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है। एंड इसकी स्थापना वर्ष 1983 ईस्वी में एशियाई हाथियों की व्यवहार आबादी को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। पंपाज यूरोप में जो कि गलत है यहीं पे, बेल्ड अफ्रीका में सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में सही है, सिल्वास दक्षिण अफ्रीका में सही है। तो गलत कौन जाएगा? पंपास। ऑप्शन ए गलत हो जाएगी। यही बात करते हैं तो यहाँ पे विधि गई है कि पंपास जो है दक्षिण अफ्रीका में, बेल्ड जो है अफ्रीका में हो जाएगा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और सिल्वास जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। तो ये सभी आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों को खोज की है, तो वो कहाँ पड़ी है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है मध्य प्रदेश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक नए स्थल की जो है खोज की है। ये स्थल बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित 26 जो है बौद्ध गुफाओं को दूसरी और 5वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, जगदीशपुर जो बिहार में है 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे कुंवर सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर। जगदीशपुर बिहार में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे। वह जगदीशपुर में रहने वाले परमार राजपूतों के उज्जैनी कबीले के एक परिवार से संबंधित थे, जो वर्तमान में भोजपुर जिला बिहार का एक भाग है। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को जगदीशपुर बिहार में युद्ध के जो है मैदान में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो विभवांतर किया जाता है वोल्ट मीटर द्वारा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यस्त गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया था, तो ये नीना गुप्ता को, ऑप्शन डी राइट आंसर। नीना गुप्ता को व्यस्त गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया। उन्हें वर्ष 2021 का पुरस्कार एफाइन बीजगणितीय ज्यामितीय और कर्म विनियम बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला। यह पुरस्कार 2004 में स्थापित किया गया था, पहली बार 2005 में प्रदान किया गया था। धातत्व है कि व्यस्त गणितज्ञ 2023 के लिए रामानुजन पुरस्कार रैक्सियांग झांग को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहीं पे पूछा गया था कि भारतीय रेलवे ने जो है हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो ये दिया है नेताजी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय रेलवे ने जो है हावड़ा कालका मेल को नेताजी एक्सप्रेस का नाम दिया है। 18 जनवरी 1941 ईस्वी को ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में धूल झोंक कर नेताजी इसी कालका मेल में सवार होकर निकले थे, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई को मुकाम पर पहुंचा जा सके। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन वी आई आत्मकथा लिखी है? तो ये लिखी इन्होंने है रत्नाकर शेट्टी, ऑप्शन सी राइट आंसर। रत्नाकर शेट्टी ने जो ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन VCCI आत्मकथा लिखी है। प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एक सदस्य से लेकर सबसे शक्तिशाली क्रिकेटर बोर्ड तक BCCI के विकास का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 163 में, ऑप्शन ए राइट आंसर। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के अनुच्छेद 163 के प्रावधान है। जब ऐसी स्थिति आती है जहां राज्यपाल को निर्णय लेना है, तो राज्यपाल द्वारा जो है लिया गया निर्णय अंतिम माना ही निर्णय बोल सकते हैं, माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1963 में, ऑप्शन बी राइट आंसर। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई थी। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हेलेंस्की राजधानी किसकी है? तो ये हो जाता है फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, ऑप्शन डी राइट आंसर। दिया गया आइसलैंड की राजधानी रिकजेविका है, ल्यूथानिया की राजधानी वियनस है, लटाविया की राजधानी रीगा है और फिनलैंड की राजधानी जो हो जाएगा वो हेलेंस्की हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि लैक्टिक अम्ल जो है कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? तो ये कौन सी करती है? प्रकाशिक समावयवता, ऑप्शन बी राइट आंसर। लैक्टिक अम्ल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। लैक्टिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक कायरल अणु है जिसमें 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स एल लैक्टिक अम्ल और डी लैक्टिक अम्ल शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये जोरहाट को, ऑप्शन ए राइट आंसर। जोरहाट में जो अप्रैल 2022 में ऑल इंडिया लिमिटेड ने असम में भारत का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो ये थी शारदा, ऑप्शन बी राइट आंसर। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि शारदा थी। यह संस्कृत और कश्मीरी के लेखन में जो उपयोग में लाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच यह लिपि फैली थी। मूल शारदा लिपि 10वीं शताब्दी के आसपास कुटिल लिपि से निकली है और उसका प्रचार कश्मीर तथा पंजाब में रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में किस देश का मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत में सबसे ऊंचा स्थान है? तो वो है श्रीलंका का, ऑप्शन सी राइट आंसर। 2021 में मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका 73वें स्थान का, भारत 132वें स्थान। धातु है कि 2023 में भी भारत का HDI रैंक 132 है। नेक्स्ट प्रश्न, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बनाने वाले थे राजा राज प्रथम, ऑप्शन डी राइट आंसर। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर राज प्रथम ने बनवाया था। इसे 1003 और 1010 ईस्वी के बीच बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर में दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय वास्तुशिल्प जो है तत्वों का मिश्रण है। मंदिर में जटिल नक्काशी मूर्तियां और विविध
चित्र है जो हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों को ये दर्शाते हैं। अगला यही बात करते हैं लेकर 120 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से जो है XeF4 की सही ज्यामितीय तथा संस्करण अवस्था कौन सी है? तो वे है वर्ग समतलीय sp3d²। ऑप्शन ए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि XeF4 की जो है ज्यामितीय वर्ग समतलीय है तथा इसका संस्करण sp3d² है। केंद्रीय परमाणु एक सी में जो है ज़ूनॉन में इलेक्ट्रॉनों के दो एकाकी युग्म है, जो आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे अगला प्रश्न है कि विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो इन्हें जो सीट प्राप्त करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जरूरी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तभी ये जो है बोल सकते हैं लोकसभा का ये विपक्ष नेता बन सकते हैं। यानी विपक्षी दल के नेता को सदन में जो है विपक्ष नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सदन की कुल संख्या जो है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग सीटों की आवश्यकता होती है। पहली लोकसभा में भी है विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने की प्रथा आ रही है, तो याद रखनी है। नेक्स्ट है बीटा क्षय परिणाम है। बीटा क्षय परिणाम है दुर्बल नाभिकीय बल का, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बीटा क्षय जो है दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। यह एक प्रकार का रेडियोधर्मी क्षरण है जिसमें रेडियोधर्मी नमूने के नाभिक के भीतर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में ये परावर्तित बोल सकते हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं बोल सकते हैं भारतीय भाषाएं हैं? तो ये टोटल कितनी है? 22। ऑप्शन बी राइट आंसर। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भारतीय जो है द्वारा बोल सकते हैं कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में जो है आरंभ में कुल 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। फिर यही बोल सकते हैं कि 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया एंड 8वीं अनुसूची में जो है अब शामिल किया गया। तो याद रखना है। एंड यही बात करते हैं याद रखना कैसे आपको कि मान लेते हैं ये 71वां संविधान संशोधन 1992 है तो नमक, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। तो 3 को भाषा जोड़ा गया इनकी नमक से याद रखिएगा, न से नेपाली, म से मणिपुरी, का से कोंकणी हो जाएगा। यही 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया था। तो इसको आप याद रखना बोडमस ऐसे याद रखना। बी से बोल सकते हैं बोडो, डी से डोगरी, मै से मैथिली और ए से संथाली, तो आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में जो है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो है मॉरिशस। ऑप्शन बी राइट आंसर। सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क सदस्य देश जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। एंड इसका प्रथम सम्मेलन जो हुआ था 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे कि किस राज्य के शिवराजपुर तट को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया? तो वो दिया गया गुजरात को। ऑप्शन डी राइट आंसर। गुजरात राज्य के शिवराजपुर तट को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया। यह सर्टिफिकेट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह दर्जा निर्धारित मानकों पर जो है बोल सकते हैं खरा उतरने की स्थिति में प्रदान किया जाता है। एंड इन मानकों के अंतर्गत जो है तत्वों को पर्यावरण अनुकूलन बनाना, प्लास्टिक व कचरा मुक्त करना और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित करना शामिल है। नेक्स्ट पूछा गया था समीर वी कामत के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद जो है धारण किए हुए हैं, तो वो कौन सी है? रक्षा। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो डॉक्टर समीर वी कामत जो है रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। उन्होंने जो है 26 अगस्त 2022 ईस्वी को सचिव जो है डीआरडीओ ठीक है डीआरडीओ की जो है अध्यक्ष तथा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का जो है पदभार संभाला है। एंड यहाँ पे ध्यान से देखिए ये डीडीओ सही है, डीडीआर एंड डीओ ये सही है, ठीक। और उसके बाद अध्यक्ष थे एंड इसके बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का ये पदभार भी संभाला है। एंड ये बोल सकते हैं कि डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे एक स्व प्रतिरक्षा विकार को जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियां का पक्षाघात घात हो जाता हुआ है, तो वो है माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑप्शन सी राइट आंसर। यही बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि एक स्वप्रतिरक्षा विकार को तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इसमें थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है, वह माइस्थेनिया ग्रेविस है। यह एक पुरानी ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर बीमारी है जो कंकाल की मांसपेशियों में कमजोरी का कारण बनती है। ये मांसपेशियां हाथ और पैरों सहित सांस लेने और शरीर के अंगों को हिलाने वाले कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गया था कि भारत का पहला चंद्रयान प्रथम किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो ये श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत का पहला चंद्रयान प्रथम श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यह मिशन 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को पीएसएलवी रॉकेट से सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से जो है ये लॉन्च किया गया था। एंड चंद्रयान 3 जो है ये 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया, तो ये आपको याद रखनी है। एंड यही बात करते हैं अगला प्रश्न
किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया? तो ये दिया गया एंजेला मर्केल को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। ये जर्मनी के पूर्व चांसलर है। इन्हें यह सम्मान शरणार्थियों के स्वागत के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। इन्हें आधिकारिक तौर पर फेलिक्स हौपोएट बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए जो है योग्यता से। ऑप्शन बी राइट आंसर। यही बात करते हैं तो भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है 157 राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्त के लिए योग्यता से संबंधित है। राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा, लाभ का पद धारण नहीं करेगा और परिलंबियों और भत्तों का हकदार होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है बोल सकते राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो ये थे पारसनाथ। ऑप्शन ए राइट आंसर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पारसनाथ थे। जैन मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक जो है लौकिक युग 24वें तीर्थकार के रूप में समूह का निर्माण करता है। वर्तमान समय चक्र में जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषभनाथ थे एंड भगवान महावीर जैन धर्म के ये क्या थे? 24वें तीर्थकार थे। तो ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रखता है? तो वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछे गए थे कि यूएई की जो है मुद्रा क्या है? तो यूएई की मुद्रा जो हो जाएगा वो दिरहम। ऑप्शन ए राइट आंसर। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात की जो आधिकारिक मुद्रा है वो दिरहम है। इसे 19 मई 1973 ईस्वी को प्रचलन में लाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था 2022 के राष्ट्रमंडल खेल थे तो ये कौन से थे? तो ये थे 22वें खेल, यानी कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल थे वो 22वें राष्ट्रमंडल खेल थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल उन्हें हो सकते जिन्हें आधिकारिक तौर पर 22वां राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाना जाता है। इस खेल का आयोजन जो है 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में राज्य में किया जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बात करते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया था सुगौली की संधि नेपाल का कब जो है संपन्न हुई थी? तो ये 1816 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। सुगौली की संधि जो नेपाल में है और 1816 में जो संपन्न हुई थी। 2 साल तक चले जो है ब्रिटिश नेपाली युद्ध को खत्म करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली की गोरखा राजशाही ने जो है इस संधि पर बोल सकते हैं हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में जो है कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो गृह विभाग ही जो है वो गृह मंत्रालय के बोल सकते हैं अधीन नहीं है। तो ऑप्शन इसका ये राइट आंसर है। बाकी राज्य विभाग, आंतरिक बोल सकते हैं कि सुरक्षा विभाग और कानून व्यवस्था ये सभी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो गृह विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। गृह मंत्रालय के अधीन विभाग है सीमा प्रबंधन विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलों का विभाग, बोल सकते हैं राजभाषा विभाग और राज्यों का विभाग। ये सभी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि शिवाजी और जयसिंह के मध्य जो है पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुआ था कब? 1665 ईस्वी। ऑप्शन ए राइट आंसर। शिवाजी और जयसिंह के जो है मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और अंबर के जो है राजा जयसिंह के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, जिन्हें औरंगजेब द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया था। और इस संधि के द्वारा जो है शिवाजी ने 35 में से 25 दुर्गों को जो है मुगलों को ये दे दिया था। अगला एंड लास्ट प्रश्न पूछा गया था इथेन जिसका आणविक सूत्र होता है C2H6 है, किसके पास इसके पास होते हैं? तो इसके पास 7 सहसंयोजक बंध होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। तो कहता है इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें जो है 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। इसमें कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा जो है जुड़े होते हैं, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु से जो है 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो ये आपको याद रखनी है। इस प्रकार हम लोग जो है इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस और साइंस को, उन सभी को हम लोग कवर कर लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो देखेंगे उसमें मैथ और अब बोल सकते हैं रीजनिंग दोनों को देखेंगे। ठीक है, मैथ भी देखेंगे और रीजनिंग दोनों देखेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से आपको यही पता चला होगा कि हाँ कहाँ से प्रश्न जो है किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी की रिगार्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो आशा करता हूँ समझदार है, समझ गए होंगे। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।